डेल्टा सेम है। इसमें जब I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है, अगर I1 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, उस मोमेंट पे I2 जो होती है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस होती है। मतलब I1 I2 में एक इंसिडेंट होती है तो दूसरी इमर्जेंस होती है। यस तो जैसे से आप इन दोनों पॉइंट्स को नजदीक लेते जाओ, एज यू टेक लाइक दिस, ऐसे पॉइंट्स लेते जाओ, देखो जैसे से आप ये पॉइंट हाँ लेते यस जाओ, समझा। I1 I2 I नजदीक equals आते to जाएंगे, E I1 I2 विल बिकम क्लोजर, और जो मिनिमम बॉटम वाले पॉइंट है उस पॉइंट पे I1 I2 दोनों एक ही हो जाएंगे, मतलब I और यस मैम यस थोड़ा याद रखो, इसकी जो रिजल्ट्स मैंने लिखवाई थी वो थोड़ा याद रखनी होती है। ठीक है स्टूडेंट, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ मैं। लास्ट टाइम वी प्रूव्ड दिस फॉर्मूला दैट, हमने एक फॉर्मूला प्रूव की थी दैट फॉर मिनिमम, फॉर थिन प्रिज्म्स के लिए डेल्टा मिनिमम is given by A in the bracket mu minus 1. Mu minus. Yes. Yes. This formula Yes. we written this formula for thin prisms. लेकिन मैंने कहा था थिन प्रिज्म्स में भी क्या होता है, ये deviation of the violet light is more than deviation of red light. रेड लाइट। इससे हमने आगे चल के इसमें वैल्यूज पुट करके ये जो डेल्टा की फॉर्मूला है इसको यूज करके हमने यहाँ पे फाइंड किया था कि म्यू फॉर वॉयलेट इज आल्सो ग्रेटर देन म्यू Mu for red. यस देखो आपके पास ये लास्ट रिजल्ट रहेगा ये। यस Yes. यस तो ये हमने कर लिया था, आज इसका थोड़ा मतलब समझ लेते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब ये है कि अलग अलग कलर्स के लिए प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी अलग अलग होता है। दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी प्रिज्म और एनी मीडियम आल्सो डिपेंड्स ऑन व्हिच कलर यू आर यूजिंग। वॉयलेट लाइट के लिए म्यू अलग है और रेड लाइट के लिए वही प्रिज्म का जो म्यू है, सेम प्रिज्म का जो म्यू है वो अलग है। वो अलग है। इधर म्यू डिपेंड्स ऑन कलर्स आल्सो ना। यस तो कलर वॉयलेट और रेड में बेसिकली क्या फर्क होता है, वॉयलेट और रेड में बेसिकली वेवलेंथ का फर्क होता है। वॉयलेट की वेवलेंथ अलग है और रेड की वेवलेंथ अलग है। तो मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करती है। यस, म्यू आल्सो डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, ये भी आपने लिखा होगा शायद। ठीक है। यस हाँ, अब देखो मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। तो क्योंकि देखो म्यू डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, देखो वॉयलेट लाइट के लिए म्यू ज्यादा है ना, वॉयलेट लाइट के लिए म्यू ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो वॉयलेट लाइट है ना, वॉयलेट लाइट के लिए ये जो प्रिज्म है वो ज्यादा डेंसर की तरह काम कर रहा है। देखो आपको याद होगा जितना म्यू हाई होता है मतलब उतना वो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है। एज द मीडियम बिकम मोर डेंसर इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर। सो वॉयलेट लाइट के लिए म्यू ज्यादा है, वॉयलेट के लिए म्यू ज्यादा है। इट मींस वॉयलेट लाइट के लिए ये जो प्रिज्म है वो ज्यादा डेंस मीडियम है और रेड लाइट के लिए वो उतना डेंस नहीं है। रेड लाइट डू नॉट फील इट मोर डेंस, फॉर वॉयलेट लाइट इट इज मोर डेंसर। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, वॉयलेट लाइट ज्यादा बेंड होती है, इट बेंड्स मोर टुवर्ड्स नॉर्मल, और इसलिए आपका जो बेंडिंग में वॉयलेट लाइट का बेंडिंग ज्यादा आता है। देखो सब यहाँ पे ऐसे व्हाइट लाइट गिर रही है, कौन सी लाइट के लिए ये ज्यादा डेंसर मीडियम बन रहा है? वॉयलेट वॉयलेट Violet. So for violet light this prism is more denser compared to red, तो violet light ज्यादा बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब यहाँ पे आता है, ये देखो ये मैं नॉर्मल बना रहा हूँ, दीज आर द नॉर्मल्स ड्रॉन, यहाँ आएगी तो वॉयलेट लाइट जो है वही ज्यादा बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। यस इसलिए वॉयलेट लाइट ऐसे हो जाती है, इसलिए वॉयलेट लाइट का डेविएशन ज्यादा होता है। तो एक याद रखो, म्यू सारे म्यू ऑफ प्रिज्म डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ आल्सो। क्लियर? यस Yes. सर स्क्रीन फ्रीज हो गया। Sorry, you are not audible also. सर Ma'am. हेलो मैम, कोई है? या सॉरी स्टूडेंट, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गया। नहीं, बीच में प्रॉब्लम आ गया। अब बता, स्क्रीन और वॉइस क्लियर है क्या दोनों? यस सर Yes, सर हाँ, बीच में थोड़ा Yes, प्रॉब्लम sir. आ गया। ओके, स्क्रीन आई थिंक वो हाईलाइट नहीं किया स्क्रीन को मैडम ने। मैडम स्क्रीन हाईलाइट कर देना अगर अवेलेबल है आप।
हाँ स्क्रीन दिख रहा है लेकिन सबको? Yes, yes. 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 ठीक ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं ये बोल रहा था कि प्रिज्म जो है, प्रिज्म डिस्पर्शन करता है, लाइट को सेपरेट करता है 7 कलर्स में, डिस्पर्शन करता है। लेकिन हम लोग पता है क्या होता है, फिजिक्स में हम लोग हर चीज को मेजर करते हैं, ठीक है? जब तक मेजर नहीं करते हम लोग चैन से नहीं बैठते इन अदर वर्ड्स। तो डिस्पर्शन है ना, डिस्पर्शन को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्या होता है, कुछ प्रिज्म जो है ना वो कम डिस्पर्शन करते हैं। कम डिस्पर्शन करते हैं मतलब वो वॉयलेट और रेड को सेपरेट करते हैं लेकिन ज्यादा सेपरेट नहीं कर पाते। कुछ प्रिज्म ज्यादा डिस्पर्शन करते हैं, मतलब उसमें वॉयलेट और रेड काफी दूर हो जाता है एक दूसरे से। सो डिस्पर्शन भी मेजर हो सकता है। सम प्रिज्म परफॉर्म लेसर डिस्पर्शन, कुछ प्रिज्म में ज्यादा डिस्पर्शन होता है। अब डिस्पर्शन मेजर कैसे होता है? डिस्पर्शन को मेजर करने के लिए एक न्यू क्वांटिटी आपके सामने आएगी, देयर इज अ न्यू क्वांटिटी जिसकी हेल्प से हम लोग डिस्पर्शन मेजर करते हैं। वो क्वांटिटी है एंगुलर डिस्पर्शन। सी क्वांटिटी का नेम क्या है? एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन इज अ क्वांटिटी which is used to measure that how much is dispersion in the prism, ठीक है? अब एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है? It is simply defined as, angular dispersion is defined as delta violet minus delta for red color. डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा ऑफ रेड कलर, ठीक है? देखो आपको ये तो याद होगा, डेल्टा वायलेट बड़ा होता है डेल्टा रेड से, याद है? डिविएशन ऑफ वायलेट ज्यादा होता है। सो इट्स लाइक डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा रेड, तो ये आएगा तो पॉजिटिव में हमेशा, इज इट? सो Yes. दिस क्वांटिटी इज एंगुलर डिस्पर्शन। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया है, व्हाई वी आर सबट्रैक्टिंग डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, वो मैं आपको समझाता हूँ। लुक एट इट, ऐसा हमने क्यों फॉर्मूला बनाया वो देखो यहाँ पे। इमेजिन ये प्रिज्म है, ये देखो, दिस इज अ प्रिज्म। प्रिज्म में व्हाइट लाइट मैंने पास किया लाइक दिस। तो व्हाइट लाइट का ये जो ओरिजिनल पाथ है, देखो वो ये ओरिजिनल पाथ ये है, दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ व्हाइट लाइट। मतलब वॉयलेट, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो सारे कलर्स थे ये उनका ओरिजिनल पाथ है। ऑल कलर्स हैव दिस ओरिजिनल पाथ। Yes. लेकिन अल्टीमेटली आपको पता है 7 कलर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं लाइक दिस। ये देखो यहाँ पर मैंने 2 कलर्स दिखाए हैं। सबसे नीचे वाला जो कलर है वो वॉयलेट है, Violet. उसके बीच में देखो मैंने एक कलर दिखाया है, अब एक और लास्ट ऐसे, ठीक है? 3 दिखाए मैंने, दिख रहा है? 3 दिखाए। सबसे नीचे वाला Yes. वॉयलेट होगा, वाला मुझे मालूम नहीं है फिलहाल, लेकिन सबसे ऊपर वाला रेड होगा। Red. हाँ, ये देखो वॉयलेट और रेड आर द एक्सट्रीम कलर्स, ठीक है? इसमें देखो अभी जिनको ये समझना है कि यहाँ पे डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर क्यों किया है, व्हाई द हेल वी हैव डन डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तो देखो जस्ट सी दिस, ये देखो, देखो ये है डिविएशन ऑफ द वॉयलेट लाइट, ये डेल्टा वी है, ठीक है? और ये देखो दिस इज डिविएशन ऑफ द रेड लाइट, Red light. ये डेल्टा आर है। देखो तो एक बात बताओ, अगर मैं डेल्टा वी में से डेल्टा आर को सब्ट्रैक्ट करूं, ध्यान से डायग्राम को देखो, फ्रॉम डेल्टा वी इफ आई सब्ट्रैक्ट डेल्टा आर, तो मुझे वॉयलेट और रेड के बीच की एंगल बीच का मिलेगी क्या? एंगल दोनों का मिलेगा। Angle Yes. मिलेगा. Yes. will it can I say it will be the angle between the two colors, violet and red? Yes. Yes. ये होता क्या है, देखो स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, डायग्राम देखो और ये इक्वेशन देखो। डेल्टा वी में से जब तुम डेल्टा आर सब्ट्रैक्ट करोगे ना, सो यू विल गेट अ एंगल बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स, यू विल गेट अ एंगल बिटवीन वायलेट एंड रेड। उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। वही एंगल जो वायलेट और रेड के बीच की एंगल है वो एंगुलर डिस्पर्शन है। देखो ऐसा क्यों बनाया गया डेफिनेशन, बाय चांस एक मान लो कि कोई प्रिज्म है, सपोज ऐसे मान लेते हैं कि कोई प्रिज्म है जिसमें रेड और वॉयलेट एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन रेड और वॉयलेट के बीच में काफी कम एंगल है, देयर इज अ वेरी लिटिल एंगल बिटवीन वॉयलेट एंड रेड, तो मैं बोलूंगा डिस्पर्शन हुआ है, लेकिन कम हुआ है ना डिस्पर्शन, क्योंकि Yes. वॉयलेट और रेड सेपरेट। Yes. तो उस सिचुएशन में ये एंगल कम होगी और आपका एंगुलर डिस्पर्शन भी कम आएगा। सो एंगुलर डिस्पर्शन ऐसे मेजर होता है, एंगल बिटवीन वॉयलेट एंड रेड। तो एंगल कैसे मेजर होती है? बाय डूइंग दिस डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। क्लियर, समझा? Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो अभी ये जो डेल्टा वी है ना मेरा, डेल्टा वी, आपको ये फॉर्मूला याद है कि डेल्टा को हम लोग लिख सकते हैं ए म्यू माइनस 1। Yes. सो यहाँ पर भी मैं डेल्टा वी की जगह लिखूंगा ए म्यू माइनस 1, लेकिन डेल्टा वी है ना, तो यहाँ पे म्यू वी आएगा, ठीक है?
देन माइनस साइन, उसके बाद माइनस साइन आएगा। अभी डेल्टा आर की वैल्यू डालेंगे। डेल्टा आर की वैल्यू होगी ए इन द ब्रैकेट म्यू माइनस 1, लेकिन म्यू के HR। म्यू ऑफ रेड, ये देखो, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से, अब इसमें ए कॉमन है कि नहीं? यस ए कॉमन है, ठीक है। अब बस ए कॉमन ले लो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। आफ्टर टेकिंग ए कॉमन थोड़ा सॉल्व करेंगे ना, तो अंदर आके मिलेगा म्यू वी माइनस म्यू आर। यस तो आप बोलेंगे क्या चीज हम लोग कर रहे हैं? देखो, दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एंगुलर डिस्पर्शन। ये एंगुलर डिस्पर्शन को निकालने की एक और फॉर्मूला बन गई, ए टाइम्स म्यू वी माइनस म्यू आर। और दूसरी फॉर्मूला हमने ये बताई है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। और एक फॉर्मूला ये भी है, ए म्यू वी माइनस म्यू। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके हम लोग कर सकते हैं, समझा? पहले ये नोट कर लो, इस फॉर्मूला का क्या इंपॉर्टेंस है अभी आपको समझ में आएगा, मैं अभी बताऊंगा क्या इसका रोल है, लेकिन पहले आप नोट कर लो ये सब। नोट इट डाउन। यस, हो गया नोट डाउन? सर स्क्रीन ब्लैक हो गया है। हाँ यस वाले दिस। स्क्रीन ब्लैंक हो रहा है? सर अभी स्क्रीन बंद हो गया। एक मिनट वीडियो देखो, अभी बंद हो जाएगा। अभी आ रहा है? नो सर, आपका फोटो दिख रहा है। नो स्क्रीन नहीं दिख रहा है? सर अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। भाई कमाल है, स्क्रीन तो चालू होना चाहिए, आवाज नहीं आता है। आई डोंट नो व्हाई, आपके बैच में आते रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, अच्छा, नोट डाउन किया सब? यस So you got the two formulas for angular dispersion. एक है delta v minus delta r and other is a in the bracket mu v minus mu r. समझा? यस हाँ, अब देखो, मैं एक्चुअली में फॉर्मूला तो बन गया हमारा, ठीक है। फिर भी मैं आपको इसमें इस फॉर्मूला को आपको लगेगा कि इसका क्या यूज करना है, इसको क्या रोल है। देखो, इसका मैं एक छोटा सा यूज दिखा देता हूँ। एक बात, आप यू आर फैमिलियर विद द वर्ड ग्लास स्लैब? heard about glass slab? Yes. Glass slab is also made up of glass and prism is also made up of glass, है ना? prism और glass slab दोनों एक ही चीज से बने होते हैं, ग्लास से। तो एक बात, अब जब ये, एक बात बताओ, जब ये हम लोग, आपका सपोज ग्लास स्लैब, इस पे जब लाइट ऐसे गिरता है, ऐसा, ये देखो, यू हैव सीन दिस काइंड ऑफ अ डायग्राम, आपने ऐसा डायग्राम देखा है, राइट? यस तो इसमें भी एक बात है, इसमें भी प्रिज्म के जैसे लाइट एंटर कर रही है और फिर एमर्ज हो रही है क्या, प्रिज्म की जैसे? Yes. So I think light is falling on the upper, suno, light is falling on the upper face and light is coming out of the lower face. तो ये दोनों faces हैं, ये जो दोनों faces हैं, they are the refracting faces ना of the यस Yes. ठीक है। एक बार आपने कभी सुना है कि ग्लास स्लैब में भी डिस्पर्शन होता है क्या? ग्लास स्लैब में भी व्हाइट लाइट को पास किया तो 7 कलर में स्प्लिट होता है क्या, कि खाली प्रिज्म में ऐसा नो होता है? कुछ मालूम है? Prism. मतलब ग्लास स्लैब कैन आल्सो डू डिस्पर्शन और ओनली प्रिज्म कैन डू डिस्पर्शन? Prism can. प्रिज्म, ओनली प्रिज्म कैन डू द डिस्पर्शन, ग्लास डिस्पर्शन नहीं करती है। ग्लास स्लैब नेवर डू डिस्पर्शन, मतलब ग्लास स्लैब में 7 कलर्स अलग नहीं होते हैं, ठीक है। इसके पीछे जो रीजनिंग है ना, रीजनिंग तो थोड़ी डिफिकल्ट है समझाना, लेकिन हम लोग मैथमेटिकली ये प्रूव कर सकते हैं। एक बात बता, अब आपके पास फॉर्मूला है डिस्पर्शन को मेजर करने के लिए, ये ग्लास स्लैब कितना डिस्पर्शन कर रही है उसको मेजर करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है। डिस्पर्शन की ये फॉर्मूला है क्या, ए म्यू वी माइनस म्यू आर? यस Yes.
इसमें ए याद है, ए कौन से दो फेसेस के बीच की एंगल होती थी? ए एंगल किसके बीच में होती थी? एंगल बिटवीन Refracting surface. Refracting. A 1 was the plus angle R2. between two refracting faces of the prism, right? Faces, yes. एक बार यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दोनों रिफ्लेक्टिंग फेसेस है क्या? ये दोनों Yes. Yes, yes. पैरेलल है ना? Are they Yes. parallel to each other? Yes, Yes. yes. So what's the angle between these faces? 0 degree. 0 degree. Yes, 0 degree. Glass slab is, but glass slab is like a prism, but with A angle 0. Glass slab भी एक prism में जैसा ही है. Glass slab is also similar to prism, but it's a prism with A angle 0. Glass slab में A angle 0 होती है. तो अगर ये A angle ही 0 है, देखो अगर इसको मैं 0 सब्स्टिट्यूट कर दूं, dispersion कितना बनेगा? 0. 0. Hence glass slab never do dispersion. Mathematically ऐसा प्रूफ कर सकते हो. Glass slab कभी भी dispersion नहीं करती है. White light पास किया ना, white light ही बाहर आएगा. It will never do any dispersion. ठीक है? ठीक है. Okay. So this is there. अब सुनो. So I hope this point is very clear. Yes. हाँ. So कोई भी prism कितना dispersion करता है, it is measured by this point. A in the bracket mu v minus mu r. ठीक है? This is a formula for calculating dispersion. Okay. फिलहाल इतना याद रखो. It's okay. इससे आगे भले नहीं भी क्या चलेगा. ठीक है? So this is about prism. Prism के बारे में ये सब चीजें बताई. ठीक है? Prism में कुछ चीजें और भी हैं. Some more things are there. ठीक है? लेकिन एक बार मैंने क्या टेक्स्ट बुक में ज्यादा देखता नहीं हूँ, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो चीजें अभी इन्होंने सिलेबस में रखी है कि नहीं. प्रिज्म में एक दो पॉइंट और है, बट इफ इट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस देन नो नीड टू डू. अगर रहेगा तो मैं करा दूंगा, डोंट वरी. ठीक है? बट प्रिज्म में मैंने 90% जो टॉपिक्स हैं प्रिज्म के कवर कर लिए. कुछ टॉपिक्स हैं जो नहीं कवर हुए अभी. ठीक है? इज इट वेरी क्लियर दिस पॉइंट? ठीक है? Yes. ठीक है. प्रिज्म को यहीं पे स्टॉप करते हैं. प्रिज्म में ये सब चीजें हैं. दैट मच थिंग्स यू हैव टू डू. सो अभी देखो आपके पास एक एबिलिटी है. आप प्रिज्म में अभी आपको लगेगा सर प्रिज्म में हमने क्या क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया. ऐसे मतलब लगेगा प्रिज्म आधे में ही छूट गया, ऐसा लग रहा होगा. ऐसा नहीं है. प्रिज्म में भी आपने काफी कुछ नया सीख लिया है. पहला चीज, कैन यू कैलकुलेट द डिस्पर्शन ऑफ द प्रिज्म नाउ? कि डिस्पर्शन कितना हो रहा है? Yes, yes. अच्छा, ये भी सीखा कि अलग अलग कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होती है प्रिज्म की. Yes. Yes. So learned what is thin prism. We also learned that what is the prism formula. Prism formula भी Prism किया था. maker's formula. नहीं, prism maker नहीं था, वो lens maker. Sorry, हाँ. Lens maker. Lens maker. Lens maker's formula. मुझे पर्स पे पई थी. हाँ. So prism में आपने काफी कुछ चीजें सीखी हैं और उसके बाद यार को एक फॉर्मूला हमने और बनाई थी. A plus delta equals to I plus I plus E. I plus E, yes. It's a relation between four angles, right? Yes. Yes. And A angle is R1 plus R2. R1 plus R2. R1 plus R2. A is known as the reflecting angle of the prism. तो काफी कुछ किया है. प्रिज्म में मुझे लगता है एक दो पॉइंट और बाकी है. वो मैं देखता हूँ टेक्स्ट बुक में कितने तक दिया है, मतलब डिटेल में दिया है कि शॉर्ट में दिया है. उस हिसाब से मैं आगे करा दूंगा प्रिज्म में. ठीक है? बट राइट नाउ वी कैन स्टॉप द प्रिज्म हियर. प्रिज्म स्टॉप कर लेते हैं. ठीक है? प्रिज्म पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी काफी सिंपल टाइप के आते हैं. कुछ भी नहीं होते हैं, बट फॉर्मूला बेस्ड. फॉर्मूला अगर आपको मालूम है, सपोज फॉर्मूला में 3 अननोन्स हैं, 2 गिवन होंगे, वो डाल दो, एक तीसरा वाला मिल जाएगा. तो काफी सिंपल टाइप के क्वेश्चन आएंगे एटलीस्ट बोर्ड लेवल पे. ठीक है? फिलहाल मैं प्रिज्म से आगे जाता हूँ. विल गो फॉर सम इंटरेस्टिंग टॉपिक. एकदम नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जाएंगे. वो टॉपिक है नया लेकिन काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए. वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. इट इज ऑल्सो अ बिग टॉपिक विच इज पेंडिंग. So let's cover this topic now. Optical instrument. ठीक है? ठीक है? Optical instrument क्या होता है? जिसमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें लाइट को यूज किया जाता है. The instrument which works on the light. ठीक है? तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. Telescope. ठीक है? नहीं, हाँ, टेलीस्कोप इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. और कोई? Binoculars. Binoculars. Binoculars, करेक्ट. और कुछ? Microscope. Camera. माइक्रोस्कोप. Yes. कैमरा. बाइनोक्यूलर्स. यस. अच्छा, एक बात बताओ, ये तो सबने आपने बाहर की चीजें बताई. आपकी बॉडी में भी तो एक चीज है जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है. Eyes. यस, आईज.
आईज आर द वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ना, मतलब अगर आईज ही खराब होगी तो बाकी कोई इंस्ट्रूमेंट किसी काम का नहीं है, कुछ दिखेगा ही नहीं। तो आईज आर आल्सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बराबर। अब देखो इस टॉपिक में हम लोग क्या Yes. करने वाले हैं, इस टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, हम लोग एक करके ऐसे 4 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। बाय डूइंग वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट 4 इंस्ट्रूमेंट। उसमें पहला इंस्ट्रूमेंट यही है, आईज के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद एक आएगा इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड एज सिंपल माइक्रोस्कोप। Yes. अब सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, काफी सिंपल होता है ये। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास, इट्स अनदर नेम इज Yes. मैग्नीफाइंग। Magnifying glass. देखा है मैग्नीफाइंग ग्लास Yes. 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 होता है ना, बस एक Yes. लेंस होता है, डंडा होता है पकड़ने के लिए। तो ये जिसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हो, उसका ही दूसरा नेम है सिंपल माइक्रोस्कोप। उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखेंगे विच इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। Compound microscope. यस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और लास्ट में एक और देखेंगे विच इज टेलीस्कोप। Telescope. टेलीस्कोप। ये 4 इंस्ट्रूमेंट हम लोग देखने वाले हैं वन बाय वन, ठीक है। 4 इंस्ट्रूमेंट वी विल सी, ओके। अब देखो आइस के बारे में एक्चुअली में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि आइस अलग से अपने आप टॉपिक आएगा। फिलहाल आइस के लिए मैं एक छोटी सी खाली पॉइंट बता दूंगा, क्योंकि अभी इसको डिटेल में नहीं समझा जा सकता है, आइस भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सुनो, आइस में खाली आपको क्या बता देता हूँ, वो देखो। इमेजिन दैट दिस इज योर आई, ये आपकी आइज है। आइज में अंदर आपने पता है रेटिना होता है, रेटिना विच इज Yes. लाइक Yes. विच इज लाइक अ स्क्रीन। रेटिना एक स्क्रीन की जैसे होती है। Screen. Yes. रेटिना या एक Yes. स्क्रीन होती है, पर्दा होता है। रेटिना पे जितनी लाइट गिरेगी ना, उसके हिसाब से आपको ऑब्जेक्ट दिखता है। अगर रेटिना के ऊपर लाइट नहीं गिर रही है तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। रेटिना पे ज्यादा लाइट गिरेगी तो आपको लगेगा ऑब्जेक्ट बहुत ब्राइट है। अगर रेटिना पे कम लाइट गिरेगी तो आपको लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है, जहां से लाइट आ रही है, वो डिम है। तो सब कुछ रेटिना पे गिरने वाली लाइट से डिसाइड होता है। रेटिना इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ब्रेन सेल्स। रेटिना ब्रेन के सेल्स के साथ कनेक्ट होती है, न्यूरॉन्स के साथ, ठीक है। रेटिना में कुछ ऐसे सेल्स लगे होते हैं, रेटिना में ऐसे सेल्स लगे होते हैं जो लाइट को सेंस कर सकते हैं। मतलब Rod जब उन cells. सेल्स पे लाइट आती है तो वो सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वो लाइट को पकड़ सकते हैं। वो जो सेल्स होते हैं रेटिना के अंदर, जो लाइट को पकड़ सकते हैं, लाइट को सेंस कर सकते हैं, वो सेल्स कोनिकल शेप के होते हैं, कभी कोनिकल शेप के होते हैं ज्यादा करके, और हाँ कोनिकल शेप के होते हैं। उनका कुछ नाम भी है बायोलॉजी में, हमें वो इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन रेटिना इज द ओनली थिंग विच इज कनेक्टेड विद ब्रेन। रेटिना मेनली ब्रेन से कनेक्टेड होती है। अच्छा, वो सब डिटेल में हम लोग बाद में करेंगे, डोंट वरी। अभी स्टार्टिंग में खाली क्या जानना है वो देखो पहले। इमेजिन ये आपकी आईज है, ठीक है। एक बात, आईज के सामने अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हो, ऐसे देखो ऑब्जेक्ट रखा है, ये दिख रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, देखो आपकी आंखों पर एक एंगल फॉर्म कर रहा है, सी दिस एंगल। सी देखो, जिसको मैंने अल्फा लिखा है, दिख रहा है। इट्स अ एंगल Yes. मेड बाय दिस ऑब्जेक्ट ऑन योर आईज, करेक्ट है। ये जो एंगल है ना, इस एंगल को बोलते हैं विजुअल एंगल। इट इज नोन एज विजुअल एंगल। इसको विजुअल एंगल कहते हैं। सब ये जो है ना, सब कुछ इस एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। दिस एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है कि अगर ये एंगल बड़ा बन रहा है ना, लेट्स से दिस एंगल इज बिगर, तो आपको जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा अपीयर होता है, आपको लगेगा बड़ा ऑब्जेक्ट है। अगर ये एंगल छोटी है तो आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट सच में छोटा है। सी, ये सपोज ये ऑब्जेक्ट है और ये एंगल है, अंदर जाके स्क्रीन पे ऐसे लाइट गिरेगी यहाँ पर, तो ये अंदर भी एंगल ऐसे फॉर्म होती है। तो जितना ये एंगल ज्यादा बड़ा होगा ना, उतना रेटिना पे ज्यादा पोर्शन कवर होगा ना। सो होता क्या है, द ऑल थिंग्स डिपेंड्स ऑन दिस एंगल। इफ दिस एंगल इज बिग, द ऑब्जेक्ट विल अपीयर टू यू बिग। अगर ये एंगल छोटा है तो आपको ऑब्जेक्ट छोटा दिखेगा। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बात है, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, जब आपको मालूम है जो एरोप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स आर वेरी बिग ऑब्जेक्ट्स, एरोप्लेन काफी बड़े होते हैं। लेकिन एक बार बता, अगर एरोप्लेन जो है आसमान में बहुत ऊपर उड़ रहा है, इट्स फ्लाइंग एट वेरी हाई डिस्टेंस, और आप जमीन से उसको देख रहे हो, तो एरोप्लेन छोटा दिखता है कि बड़ा दिखता है? Chota. Chota. छोटा दिखता है ना। क्या वो सच में उतना छोटा होता है? मतलब No. No. नहीं, बहुत बड़ा. हमको क्यों दिख रहा है? हम लोग क्या, हमारी आइज बराबर नहीं है क्या? हमको क्यों छोटा दिख रहा है? वो No. छोटा वो इसलिए दूर है ना. वो छोटा इसलिए दिखता है क्योंकि वो जो एंगल बना रहा है ना, अल्फा एंगल जो हमारे आइज पे बन रही है, वो एंगल उस टाइम पे छोटी होती है।
एंगल छोटी होगी तो हमें छोटा दिखेगा। कैसे अच्छा एंगल जब वही बनेंगे सर? एरोप्लेन जब वही एरोप्लेन एयरपोर्ट पे लैंड करता है और आप रनवे पे जाके उसको देखोगे, तो रनवे पे खड़े हो, एरोप्लेन भी रनवे पे खड़ा है, तो बड़ा दिखता है। Yes. yes yes क्यों? वो तो सेम एरोप्लेन है, लेकिन अभी वो एंगल एंगल बढ़ा बड़ी देते बना हैं। मोर एंगल ऑन योर आईज। तो सब कुछ इस एंगल का कमाल है। जितना ये एंगल ज्यादा होती है आपको बड़ा दिखता है, जितना ये एंगल कम होती है आपको छोटा दिखता है। समझा? छोटा देख हाँ। तो देखो इस एंगल की जो मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू जितना कम से कम होना चाहिए तभी आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा। ये एंगल की जो मिनिमम वैल्यू है जितना होना चाहिए, सो दैट यू कैन सी द ऑब्जेक्ट। इस एंगल की मिनिमम वैल्यू होती है 1 मिनट। 1 मिनट। अब आप लोग सर एंगल मिनट्स में कैसे मेजर कर रहे हैं? एक बात, आपने एंगल को रेडियंस में मेजर किया है? रेडियंस Yes. में Yes. Yes. yes yes if you divide 1 radian into 60 parts, 1 रेडियन की एंगल ले लो, 1 रेडियन को आप 60 पार्ट्स में डिवाइड करोगे ना, तो उसमें से एक पार्ट को बोलते हैं 1 मिनट। ये मालूम है क्या? Yes. Sir, 1 Yes. degree को ना? 1 मिनट 1 डिग्री को ना Sir, 1 degree को ही। 160, हाँ 1/60 ऑफ 1 डिग्री, सॉरी रेडियंस में नहीं, Yes. डिग्रीज में। 1 डिग्री का 60 पार्ट करो, दैट इज कॉल्ड 1 मिनट। मालूम है ये? Yes. yes yes तो ये जो एंगल है ना, मिनिमम एंगल कितनी बननी चाहिए? 1 मिनट। इससे कम एंगल बनती है ना तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, हमें वो ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आता है कि ऑब्जेक्ट है भी कि नहीं है। एटलीस्ट दिस एंगल हैज टू बी 1 मिनट एटलीस्ट। ठीक है? अगर ये एंगल 1 मिनट नहीं होगी ना तो आपको वो ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा कि है कि नहीं है। ठीक है? समझा ये? ठीक है? हाँ। सो Yes. बस देखो सुनो, इस एंगल के बारे में खाली बस इतना याद रखो, इस एंगल को विजुअल एंगल बोलते हैं। इट्स कॉल्ड विजुअल एंगल। जितना ये एंगल ज्यादा उतना आपको ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा, जितना छोटा उतना आपको छोटा दिखेगा। क्लियर? ठीक है? हाँ। सो एक बात बताओ, सपोज ये ऑब्जेक्ट है और ये देखो ये एंगल है। ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो h है सपोज। अब एक बात बताओ, अगर सपोज ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, इफ सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज रियली स्मॉल, तो ये एंगल भी स्मॉल बनेगा। Yes. हाँ। नाउ आई वांट टू इंक्रीज दिस एंगल, मुझे ये एंगल को इंक्रीज करना है। आई तो रियली वांट टू ऑब्जेक्ट को इंक्रीज, पास लाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट को पास लेना पड़ेगा ना इधर। Yes. as you bring the object near and near, the angle will increase. लेकिन आपको मालूम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखना पड़ता है। Yes. The minimum distance that you must maintain with your eyes is 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से और इसको आगे ला गया ना तो फिर ये ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता, हमारी आंखें उसको नहीं देख पाती है। एटलीस्ट डिस्टेंस शुड बी हाउ मच? 25 centimeter. तो ये जो डिस्टेंस है ना 25 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस व्हिच इज देयर, इट इज कॉल्ड 25 सेंटीमीटर जो है ना, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। इट इज नोन एज अ डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। Yes. डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन मतलब क्लियर विजन के लिए ये डिस्टेंस है। तो नो डाउट इट इज 25 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट, एक बात बताओ, सपोज ये ऑब्जेक्ट है तो क्या मैं कम से कम 25 सेंटीमीटर मुझे रखना ही पड़ेगा ना इसको, तभी ये Yes. दिखेगा। हाँ। तो सपोज मैंने इसको 25 सेंटीमीटर पे रखा, ठीक है? तो ये जो डिस्टेंस है ना ये 25 सेंटीमीटर, इसको मैं बोलता हूँ d। मतलब दिस डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर आई डिनोट बाय d सिंबल। इसका सिंबल हम लोग ये यूज करेंगे d। हाँ। तो एक बात है, ये डायग्राम देखो, अभी ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको d डिस्टेंस पे रखा है, मतलब 25 सेंटीमीटर पे रखा है। डू यू फील अब मैं इस एंगल को और बढ़ा सकता हूँ क्या? No. ये देखो, इस एंगल को और बड़ा करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट को और नजदीक लेके आना पड़ेगा, और जैसे आप ऑब्जेक्ट और नजदीक लेके आएंगे ये ब्लर दिखेगा। Yes. 25 सेंटीमीटर Yes. से ज्यादा नजदीक। Is it a maximum angle right now which we can obtain? yes Yes. हाँ। तो बस ये डायग्राम थोड़ा ध्यान में रखो कि अगर आपको ये एंगल जब मैक्सिमम करनी है ना, मैक्सिमम इतनी हो सकती है जब ये डिस्टेंस d होगा। दैट यू रिमेंबर। हाँ, क्लियर? सो these are the points you keep it in mind for this one. eyes के लिए ये पॉइंट याद रखो। What's the minimum value of alpha which is required for clear vision? 1 minute। 1 minute 1 minute. और मैक्सिमम को देखते ना कि मैक्सिमम अल्फा कितना होता है, तो आप बोलो मैक्सिमम अल्फा तभी मिलता है जब आप ऑब्जेक्ट को d डिस्टेंस पे रखते हो। When you keep the object at a distance of 25 सेंटीमीटर, ये सिचुएशन में जो आपको दिख रही है, ये सिचुएशन में जो अल्फा है ना वो मैक्सिमम अल्फा है। अल्फा कैन नॉट बी मोर देन दिस।
वेरी क्लियर दिस पॉइंट्स? ठीक है। Yes. Yes. हाँ सुनो, फिलहाल है ना, आप आइस के लिए इतना ही याद रखो, फिलहाल आपको आइस में इतना ही समझना है और कुछ नहीं है। सी आई सजेस्ट वन थिंग, ये डायग्राम आप बना लो प्लीज। ओके, यू ड्रॉ दिस डायग्राम और ये लिख दो, ये जो भी लिखा है। ओके, हो गया? Yes. हाँ, तो बस ये डायग्राम याद रखना कि इस डायग्राम में आपको जो अल्फा एंगल दिख रही है, अब इसको आप और इंक्रीज नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑलरेडी यू आर एट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। इतना अगर नॉलेज है आइस का, इट्स इनफ राइट नाउ। नाउ वी विल गो विद द इंस्ट्रूमेंट्स, जो मेन इंस्ट्रूमेंट हमारे हैं। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट आई टोल्ड यू, इट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। है नाउ इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, दैट विल बी इन डिटेल, वी विल सी एवरीथिंग अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का दूसरा नेम मैंने क्या बताया था? Magnifying glass. Magnifying glass. मैग्नीफाइंग ग्लास। सबने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है राइट? सो Yes. मैग्नीफाइंग ग्लास हाँ क्या करता है? इज इट वो छोटे ऑब्जेक्ट को, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग Magnify usually करता छोटे है। ऑब्जेक्ट, है ना, छोटे ऑब्जेक्ट्स को ही देखते हैं। कोई बड़ा, मतलब कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग को तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देखोगे। No. तो No. छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को ही Yes. देखते हैं ना। सुनो अभी ध्यान से Yes. देखो, ये छोटा ऑब्जेक्ट है, अज्यूमिंग ये छोटा ही ऑब्जेक्ट है, ये बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अपने सिंपल माइक्रोस्कोप सबने देखा है मैग्नीफाइंग ग्लास, उसमें एक ही लेंस होता है कि दो लेंसेज होती हैं? One. One lens. मैग्नीफाइंग ग्लास One. का लेंस, वो देखो वो लेंस ऐसे होती है, देखो ये लेंस है, ठीक है, ये लेंस बना दी, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, पिन से बनाएगा। ठीक है, अब देखो एवरी लेंस हैज अ फोकल लेंथ, हर लेंस की अपनी फोकल लेंथ होती है। यूजुअली जो मैग्नीफाइंग ग्लास में जो हम लोग लेंस यूज करते हैं ना, इट्स अ लेंस विथ लार्ज फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ लार्ज होता है। यूजुअली वी टेक अ लेंस विथ लार्ज फोकल लेंथ, चाहे तो नोट कर लेना, ये यहाँ पे लिखा है, बाद में भी नोट कर सकते हो। सो यूजुअली वी यूज द लेंस विथ अ लार्जर फोकल लेंथ। तो देखो इसका फोकस सब इतना है, देखो ये, दिस इज अ फोकल लेंथ ना, Yes. ये देखो। सो अगर इसका फोकल लेंथ लार्ज होगा ना, तो नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली ये जो ऑब्जेक्ट है ना, वो हमेशा इसके फोकल लेंथ के अंदर आ जाएगा ना। तो Yes. सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज केप्ट इनसाइड द फोकस, ये फोकस के देखो अंदर रखा है, दिख रहा है? Yes. ठीक है, अब सोचो, ध्यान से सुनो अभी। सपोज ये सेम ऑब्जेक्ट मैंने जब अपनी आइस पे रखा, ये भी वही ऑब्जेक्ट है सेम, जो मतलब ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट सेम है। सपोज जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को अपनी नॉर्मल आइस के ऊपर रखा, तो कितना एंगल वो बना रहा है? अल्फा। Alpha. ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होता है। ठीक है, सपोज ये सेम ऑब्जेक्ट है, अभी इसमें से हम लोग दो लाइट की रेज निकालेंगे, सी टू इट। देखो यहाँ पर देखो अपना फोकल लेंथ इतना बना है, देखो फोकस दूसरे साइड भी होता है, ऑन द अदर साइड आल्सो यू विल गेट अ फोकस ना। ये देखो, इज इट यहाँ पे होना चाहिए फोकस? Yes. फोकस दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस पे होगा ना, ये देखो। हाँ, Yes. so anybody ये जो रे है which is parallel to the principal axis, ये कहाँ से जाएगा? Focus. Focus. ये देखो, इट passes through focus, और ये जो सेंटर से जा रहा है वो स्ट्रेट जाएगा ना। इधर जाएगा। Straight निकल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो ना, ये दोनों रेस जो है ना, अगर आप अच्छे से बनाओगे डायग्राम, तो ये दोनों नहीं रेस meet. डाइवर्जिंग, दे आर डाइवर्जिंग। Yes. आर दे Will गोइंग not टू मीट? No. No. देखो सपोज पीछे अभी यहाँ meet पे करेंगे। पीछे मिट योर कर। आईज, ये देखो आपकी आईज है, ये रेस आपकी आईज में एंटर करेंगे ना।
Yes. तो जब ये रेज आपकी आईज में एंटर करते हैं ना, आपकी आईज को लगता है, आपकी आईज को ऐसा फीलिंग आती है कि रेज जो है ना यहाँ से आ रहे हैं, देखो इधर से आपके आईज को लगता है रेज यहाँ से आ रहे हैं। सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का नाम मैं रखता हूँ ए बी, लुक एट इट, ए बी इज ऑब्जेक्ट। एक्चुअली में देखो ये जो रेज हैं, इज इट कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट ना? Yes. Yes. आपकी आईज को ऐसा दिखेगा, आपकी आईज को लगेगा कि ए पॉइंट यहाँ पर है, उसको लगेगा ए पॉइंट A यहाँ पे dash. जहाँ से B बी dash. डैश, ठीक है। सो एक बात, दिस a dash b dash that you can see, a dash b dash is a virtual image of this object or no? Virtual. Yes. Yes. ये Yes. रियल इमेज नहीं, वर्चुअल इमेज है। a dash b dash is a virtual image। तो देखो कुछ ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पर ये जो a dash b dash है, इट्स अ वर्चुअल इमेज। ये a dash b dash जो यहाँ पर एंगल फॉर्म कर रहा था, एंगल मेड बाय दिस a dash b dash ओवर हियर, ये एंगल देखो, इसको एंगल को मैं नेम देता हूँ बीटा। लुक एट दिस बीटा एंगल, ये वाली दिख रहा है? अभी बीटा का इंपॉर्टेंस क्या है? बीटा इज द एंगल मेड बाय दिस इमेज a dash b dash ऑन द लेंस ना। Yes. सर हाँ। ऑब्जेक्ट ने बनाया ना? यस, इमेज इमेज yes. आप ऐसे मानते तो ऑब्जेक्ट ने भी बनाया और इमेज ने भी बनाया, बट हम लोग ज्यादा इमेज पे फोकस करते हैं कि इमेज कितना बना रही है। देखो आपकी अल्टीमेटली आईज को ना इमेज दिखती है, अब आपकी आईज को a dash b dash दिखता है, तो आपकी ये इमेज कितना एंगल बना रही है? बीटा एंगल बना रही है, ठीक है। फिलहाल बीटा एंगल देखो, हम लोग ऐसे बोलेंगे इमेज बना रही है, इट्स मेड बाय इमेज। अब ये देखो, ये u देखो, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V. V Image इमेज distance. डिस्टेंस। यहाँ तक पहले थोड़ा समझ के लो। अब देखो होता क्या है, देखो ये जो बीटा एंगल है ना, बीटा इज अल्टीमेटली एंगल मेड बाय दिस इमेज ऑन योर आईज। ऐसे मान सकते हैं कि बीटा इमेज, बीटा जो है वो एंगल मेड बाय इमेज है ऑन योर आईज। अब आप बोलेंगे सर आईज पे थोड़ी बना रही है, तो लेंस पे बना रही है। ये देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे करूं, सी इट, ये एंगल भी बीटा होगी ना, ऐसे मान सकते हैं ये एंगल बीटा ही होगी ना यहाँ पे, तो आपकी Yes. आईज पे भी Yes. बीटा एंगल बना रही है। अब एक काम करो, सपोज मान लो, सपोज जस्ट अज्यूम करो कि अगर ये बीटा एंगल हम लोग प्रूफ कर दें कि बीटा एंगल मोर देन अल्फा है, सपोज दिस बीटा एंगल इज मोर देन अल्फा, तो इसका मतलब है ये जो अल्फा एंगल था वो आर्टिफिशियली इंक्रीज हो गया ना। Yes. पहले अल्फा Yes. फॉर्म हो रही थी, अभी बीटा एंगल फॉर्म हो रही है। सपोज बीटा एंगल इज मोर देन अल्फा, सो दैट मींस द एंगल हैज इंक्रीज्ड आर्टिफिशियली, है ना। तो माइक्रोस्कोप यही सर एक करता है, बार एक्सप्लेन करो ना। माइक्रोस्कोप को इंक्रीज करता है। व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप है ना, वो विजुअल एंगल को इंक्रीज कर देता है। सब विजुअल एंगल जो है वो अल्फा है, वो उसको इंक्रीज करके बीटा कर देता है। तो अगर सपोज विजुअल एंगल को इंक्रीज किया, उससे फायदा क्या होगा बोलो? अगर विजुअल एंगल को इंक्रीज किया तो आपको ऑब्जेक्ट बड़ा तो दिखेगा कि ऑब्जेक्ट नहीं? बड़ा बड़ा दिखेगा। दिखेगा, मैग्नीफाई होएगा। इसलिए आपको सिंपल माइक्रोस्कोप से जब आप देखते हो तो ऑब्जेक्ट बड़ा दिखता है ना। यस। सपोज आप Yes. न्यूज़पेपर में छोटी छोटी फॉन्ट्स में लिखा होता है, न्यूज़पेपर को आप मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ोगे, देखा न्यूज़पेपर में फॉन्ट्स बड़े दिखेंगे ना। बड़े दिखते हैं। Yes. क्यों क्यों बड़े दिखते हैं? क्योंकि वो विजुअल एंगल बढ़ गया है, अल्टीमेटली ये होता है, ठीक है। पहले ये डायग्राम बना के लो, फिर मैं इसमें आपको थोड़ा और एक दो फॉर्मूला बना के देता हूँ। वन फॉर्मूला इज दैट वी मेक, ड्रॉ दिस डायग्राम स्टूडेंट। सर एंगल का बताओ ना, एंगल वो बीटा एंगल। बीटा इज द एंगल मेड बाय फाइनल इमेज ऑन द आईज। जो इमेज है ना वो आईज पर, या वो जो इमेज है वो लेंस पर कितना एंगल बना रही है फाइनली, उस एंगल को मैंने बीटा लिखा है। यस। देखो जब ये वाला सिचुएशन था तब तो सिर्फ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है उसका मैंने नाम अल्फा दिया था। इमेज जो एंगल बना रहा है, इस केस में जो फाइनल इमेज बना रही है एंगल, वो एंगल को बीटा नाम दिया है। सर वो आइस अगर के इधर कौन से? अगर आगे चल के हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये जो बीटा एंगल है ना, बीटा एंगल अल्फा से बड़ा होता है, वी कैन प्रूव इट सिंपली। बीटा एंगल अल्फा से बड़ा होता है। अगर मैं मान लूं कि बीटा एंगल अल्फा से बड़ा है, दैट मींस द विजुअल एंगल गॉट इंक्रीज्ड ना। और अगर Yes. एंगल इंक्रीज हो तो अच्छी बात है ना, आपको ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा। ऐसा भी समझ सकते हो। देखो रियलिटी में ए बी ऑब्जेक्ट है, इन द रियलिटी ए बी इज ऑब्जेक्ट,
पर आपकी आईज को इल्यूशन होता है, आपकी आईज को धोखा होता है, आपकी आईज को लगता है कि ए बी नहीं है, आपकी आईज को लगता है कि ए डैश बी डैश है जहां से लाइट आ रही है, राइट? सो ए डैश बी डैश तो क्लियरली बड़ा है ए बी से, तो क्योंकि ए डैश बी डैश बड़ा है तो आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया है, इल्यूशन है ये। Draw this diagram. Okay, completed? Yes. So remember in a very simple way that if you take only objects, अपना ऑब्जेक्ट लो, सिर्फ माइक्रोस्कोप नहीं लो, सिर्फ ऑब्जेक्ट लो, तो जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी आईज के ऊपर अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर माइक्रोस्कोप की वजह से क्या हो रहा है कि अभी वो बीटा एंगल फॉर्म हो रही है हमारे आईज पे, so this beta angle is suppose more than alpha angle, that means the visual angle has artificially increased. हाँ, हमारी आंखों को धोखा हो जाता है, हमारी आंखों को लगता है कि एंगल बढ़ गई है, सो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बड़ा दिखता है फिर। ठीक, अच्छा यहाँ तक डायग्राम हो गया सबका, राइट? यस Yes. अब इसमें कुछ फॉर्मूलाज डेवलप करूंगा, विल मेक सम फॉर्मूलाज। स्टूडेंट बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होगा, डोंट वरी, जस्ट हैव अ लुक। देखो अभी यहाँ पे एक एंगल है ये बीटा और एक एंगल है अल्फा, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि बीटा एंगल यूजुअली बड़ा होता है अल्फा से। टेल मी वन थिंग, सपोज अगर मैं ऐसा प्रूफ करूं कि बीटा इज सपोज ट्वाइस ऑफ अल्फा, ऐसा सपोज हमने प्रूफ किया, तो इसका मतलब ये है क्या कि विजुअल एंगल ट्वाइस डबल हो गई साइज में? यस Yes. Yes. ओके, अगर सपोज ऐसा माइक्रोस्कोप है आपके पास, ऐसा सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसमें बीटा जो है ना, बीटा इज 10 टाइम्स अल्फा सपोज, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मतलब यहाँ पे एंगल 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई? यस Yes. तो ये जो नंबर है ना 10 टाइम्स या 2 टाइम, ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है, इस नंबर को बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर, एमपी, एमपी मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर देखो क्या होता है, दिस नंबर आई कैन कॉल इट एज अ मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये अल्फा को अब इधर शिफ्ट करो, जैसे बीटा अपॉन अल्फा करके ये नंबर Yes. मिलेगा ना। यस Yes. मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज बीटा अपॉन अल्फा। मैग्नीफाइंग पावर है ना, हर मैग्नीफाइंग पावर क्या है, हर एक इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस टेलीस्कोप आल्सो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आल्सो, सर एनी इंस्ट्रूमेंट व्हेन यू टेक, इफ यू टेक एनी इंस्ट्रूमेंट, हर इंस्ट्रूमेंट का एक मैग्नीफाइंग पावर होता है, सर मैग्नीफाइंग एमपी। ये क्या होता है? इट्स अ रेशियो ऑफ बीटा अपॉन अल्फा। अगर मैग्नीफाइंग पावर इज कमिंग 10, मैग्नीफाइंग पावर 10 आ रहा है, इसका मतलब है दैट एंगल इज इंक्रीज 10 टाइम्स। अगर मैग्नीफाइंग पावर 20 आ रहा है, मतलब एंगल हैज इंक्रीज्ड बाय 20 टाइम्स। सर मैग्नीफाइंग पावर इज बीटा अपॉन अल्फा। सर हाँ बोलो। सर फ्रैक्शन में या डेसिमल में आ सकता है मैग्नीफाइंग पावर? हाँ, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, उसमें कोई Yes. हार्म नहीं है। ठीक है, अभी सुनो, अगर एग्जाम में अगर ये आया एमपी, तो अब फॉर्मूला तो इसका मैंने बताया बीटा अपॉन अल्फा, लेकिन बीटा को हम लोग वर्ड्स में क्या बोलेंगे, मतलब स्टेटमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे? बीटा का नेम ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट्स अ एंगल, बीटा इज अ एंगल मेड बाय फाइनल इमेज ऑन आईज। बीटा क्या है? बीटा इज अ एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज ऑन आवर आईज। और अल्फा याद है आपको? अल्फा, Yes. alpha is, what is alpha now? Alpha is an angle made by object, Object. okay, on, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे unaided eyes, unaided eyes। अब आप बोलेंगे unaided eyes मतलब क्या? हमने तो unaided कॉलेज सुना है खाली,
देखो Yes. स्टूडेंट, Yes. अनएडेड का मतलब पता है क्या होता है? अनएडेड मतलब कॉलेज नहीं, इस वर्ड का क्या मतलब है अनएडेड का? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय एडेड? एडेड मतलब जिसको कोई हेल्प मिल रही है। अगर आपको कोई हेल्प मिल रही है मतलब आप एडेड हो। एडेड मतलब जो, अगर किसी को हेल्प को एड बोलते हैं ना, AID, तो अनएडेड मतलब Yes. जिसको कोई हेल्प नहीं मिल रही है। जिसको कोई अनएडेड हेल्प मतलब नहीं। somebody without। तो ये देखो Without अनएडेड help. आइज मतलब, अनएडेड आइज मतलब द आइज विदाउट एनी हेल्प, मतलब नेकेड आइज। ये देखो, ये जो आइज है देखो, इस आइज को किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प मिल रही है क्या? नो। No. No. इस आइज को हम लोग बोलेंगे अनएडेड आइज है। तो एंगल मेड बाय दिस ऑब्जेक्ट ऑन द अनएडेड आइज, वो लिखा है मैंने, समझा? तो दीज आर द नेम्स फॉर बीटा एंड अल्फा। न्यूमरेटर में जो लिखा है वो बीटा है और जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो अल्फा है। तो ये एमपी की फॉर्मूला होती है। क्लियर? सो एमपी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स गो फर्दर। अभी ध्यान से देखो, एक बात, आपने ये डायग्राम पहले बनाया था, राइट? इसमें एक बात, अगर मैं यहाँ पे ये अप्लाई करूँ, 10 अल्फा अप्लाई करूँ, 10 अल्फा, 10 ऑफ अल्फा, 10 क्या होता है? 10 इज ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। Yes. तो अल्फा का देखो ऑपोजिट साइड h है, H एडजेसेंट साइड d है, D दैट इज 25 सेंटीमीटर ना, Yes. h by d। H upon D, yes. उसके बाद मैं अगर ऐसा अज्यूम करूं, अगर मैं अज्यूम करूं कि सपोज अल्फा एंगल स्मॉल है, अगर मैं ऐसा अज्यूम करूंगा अल्फा एंगल स्मॉल है, तो यार स्मॉल एंगल के लिए प्रॉपर्टी होती है कि 10 अल्फा इज नियरली सेम एज अल्फा। Alpha. Yes. ऐसा स्मॉल एंगल के लिए कर सकते हैं, बाकी एंगल्स के, लार्ज एंगल के लिए नहीं कर सकते। स्मॉल एंगल के लिए 10 अल्फा या फिर साइन अल्फा भी चलता है। 10 अल्फा और साइन अल्फा इज सेम एज अल्फा इन द रेडियंस, याद है? Yes. ये देखो, Yes. अब आप बोलेंगे, आपको कंफ्यूजन होगा, सर क्या प्रूफ है कि अल्फा स्मॉल है? एक बार बताओ, आप सिंपल माइक्रोस्कोप बना रहे हो ना, राइट नाउ सिंपल माइक्रोस्कोप बना रहे हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग छोटे ऑब्जेक्ट्स को ही देखते हैं, बिल्डिंग को तो नहीं देखेंगे, मैंने बताया था। तो क्या लगता है, ये ऑब्जेक्ट यूजुअली छोटा होगा कि बड़ा होगा? ये जो ऑब्जेक्ट छोटा होगा, छोटा। छोटा होगा। तो ये बड़ा है, तो आप इलॉजिकली इसको माइक्रोस्कोप से क्यों देख रहे हो? तो इलॉजिकल हो गया, है ना? तो ये, अगर वो चेयर होगी या टेबल होगी, टेबल को तो मैं नहीं देखूंगा माइक्रोस्कोप से, पूरे टेबल को, तो ऑब्जेक्ट डेफिनेटली छोटा होगा। लेट्स सी, ये देखो, सपोज ये ऑब्जेक्ट छोटा है, तो क्या लगता है अल्फा एंगल भी क्या होगी फिर? Small. छोटी हो गई। छोटा। Small. इसलिए वी आर अज्यूमिंग अल्फा इज स्मॉल। सो देखो स्टूडेंट, ये अगर आपने ये आइस के पास अगर ये लिख सकते हो तो लिखो, नहीं तो फिर आप यहाँ पे एमपी के बाद यहाँ पे लिख दो समवेयर, ऐसे लिख दो 10 अल्फा नियरली सेम एज अल्फा, इट्स h by d, यहाँ पर लिख दो, रेड ओवर हियर। पहले आपको चाहिए तो ये जो आइस का डायग्राम बना था उसके बाजू में जाके लिख दो तो भी चलेगा। तो ये देखो अल्फा की फॉर्मूला है h अपॉन d। ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली अभी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन यूज इट डायरेक्टली। अच्छा, फिनिश्ड? 10 अल्फा आपने लिख लिया सबने? ठीक है, अब एक काम करेंगे, नाउ वी विल अप्लाई 10 बीटा आल्सो, 10 बीटा लगाएंगे। ठीक है, एक काम करें, लेट्स अज्यूम कि बीटा भी स्मॉल है, बीटा भी कोई बड़ा एंगल नहीं है, बीटा इज आल्सो स्मॉल, लेट्स अज्यूम दैट। तो अगर बीटा स्मॉल है तो 10 बीटा विल बी नियरली इक्वल टू बीटा। Yes. अब 10, if you look at your diagram, this diagram, if you look at this, 10 बीटा पता है क्या होगा? 10 बीटा will be h upon u, ये देखो, Yes. H upon U. will be opposite side upon adjacent side, h upon u होगा। तो लिख दो यहाँ पे 10 बीटा is approximately equal to beta, it is equal to h by u। Write down the values of alpha and betas। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज हैं हम लोग ऊपर जो एमपी की फॉर्मूला है, एमपी मतलब मैग्नीफाइंग पावर, जो एमपी की फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे। लेट्स सी कि एमपी कितना आ रहा है। सब्स्टिट्यूट दिस फॉर्मूलाज इन द फॉर्मूला ऑफ एमपी। इज इट बीटा अपॉन अल्फा ना? एमपी क्या होता है? बीटा अपॉन अल्फा। बीटा की वैल्यू डालो h by u अपॉन अल्फा की वैल्यू h by d, ये देखो, तो क्या लगता है, इज इट h गेट्स कैंसल्ड, D by U. D by U. d ऊपर, d इनफैक्ट ऊपर आएगा, d by u।
तो इज इट another formula for calculating magnifying power ना? कितना आ रहा है? D by U. ठीक, तो इसमें ये जो D लिखा है कैपिटल D, वो तो कांस्टेंट है ना? D तो हमेशा 25 सेंटीमीटर होगा कि अलग कुछ अलग अलग वैल्यूज होती है D की? अलग D कांस्टेंट नहीं, D कांस्टेंट है, D 25 सेंटीमीटर ही होता है। मतलब ऐसा है कि आज आपकी आइस के लिए वो डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, कल आप 30 सेंटीमीटर हो जाएगा वो डिस्टेंस? नो No. D है, D is fixed 25 सेंटीमीटर। इसमें अज्यूम करो कि D कांस्टेंट है, that D do not change every day. D कांस्टेंट मतलब MP is inversely proportional to U। मतलब मैग्नीफाइंग पावर ऐसे कांस्टेंट नहीं है, वो डिपेंड करता है U के ऊपर। जितना U कम रखेंगे उतना MP ज्यादा होगा। अच्छा चलो ऐसे मान लो कि हम लोग सपोज D को नहीं चेंज कर रहे हैं, हम लोग D को वैसे रख रहे हैं, U को डिक्रीज कर रहे हैं, तो डू यू फील U डिक्रीज करने पे MP बढ़ेगा? यस Yes. बिकॉज MP एंड U आर इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो एक बात है, यहाँ पे देखो डायग्राम में ये U है ना, सी दिस U को कम करने पे मैग्नीफाइंग पावर बढ़ता है, मतलब मैग्निफिकेशन ज्यादा मिलता है। क्या कम करने के पे? U को। तो आपको क्या लगता है सिंपल माइक्रोस्कोप में ज्यादा MP लाने के लिए, ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर लाने के लिए वी शुड रिड्यूस द U ना? मतलब Yes. ऑब्जेक्ट के नजदीक रखना चाहिए लेंस को, कि ऑब्जेक्ट काफी दूर रखना चाहिए लेंस को? नजदीक। नजदीक। नजदीक रखना चाहिए। इसलिए एक बात बताओ, जो लोग मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं, सपोज मैग्नीफाइंग ग्लास से आप अपनी फिंगरप्रिंट्स देख रहे हो, वो ज्योतिषी होते हैं ना, बोलते हैं हाथ की रेखाएं पढ़ते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। Yes. तो ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा कर सकते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास मैंने यहाँ पे रखा है अपने हाथ में, और जो हाथ है जिसको मैं देखना चाहता हूँ वो 2-3 मीटर दूर है हाथ, तो No. नो अच्छा आपने वो देखा होगा जासूस वगैरह जो होते हैं वो फिंगरप्रिंट्स ढूंढने के लिए फर्नीचर के ऊपर फिंगरप्रिंट ढूंढ मैग्नीफाइंग Yes. ग्लास ऐसा चलेगा क्या? फर्नीचर 2-4 मीटर दूर पड़ा है और आप मैग्नीफाइंग ग्लास से 2-4 नहीं मीटर No. दूर देख रहे हो? सेंटीमीटर का Do you feel object should be close to the lens for यस observation? Yes. U कम करने पड़ता है, if you decrease the U, MP will increase। ठीक है, ये नोट कर लो स्टूडेंट, सब पॉइंट्स नोट करो जो लिखा है। ये है MP की फॉर्मूला है, D by U। इसको हाईलाइट करो, put it in the box। MP is D by U, where D is 25 centimeter। huh? Clear? डन हाँ सुनो, ये एक फॉर्मूला तो बन गई, फॉर्मूला वी मेड D by U। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, ये जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप का हमने डायग्राम बनाया उसमें आपने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है, इजंट इट? कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ कॉन्वेक्स लेंस के लिए? यस Yes. सपोज दिस फॉर्मूला आई एम अप्लाइंग फॉर द कॉन्वेक्स लेंस जो आपने डायग्राम में ड्रॉ की है, वो लेंस के लिए। डायग्राम में देखो आपने V, U और F तीनों दिखाए होंगे, राइट? देखो Yes. देखो तीनों दिख रहे हैं। हाँ, अब कॉन्वेक्स लेंस जो होती है ना, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, यूजुअली कन्वर्जिंग लेंस होती है कॉन्वेक्स। कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव लिया जाता है ऑलवेज, तो मैं F तो पॉजिटिव लूंगा। आप मुझे U और V के लिए बता दो, आप लोग U और V को क्या लेना है? What about U and V? कार्टेशियन साइन Both रूल्स पूछ रहा negative. हूँ। Both negative. Negative. Both negative. V I will take negative, ये देखो। यस U I will take also negative, तो ये नेगेटिव +1 पॉजिटिव हो जाएगा। Negative positive. और F को पॉजिटिव में लो, यस क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का Yes. फोकस पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये देखो ऐसा आ जाएगा। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय D। नेक्स्ट स्टेप में मैं D से मल्टीप्लाई करूंगा, ये देखो ऐसा हो जाएगा, देखो इज इट? यस Yes. इसमें से मुझे D by U का वैल्यू चाहिए। व्हाट वैल्यू ऑफ D by U? D by मैग्नीफाइंग U will be equal to पावर D by V plus D by F ना? यहाँ D by U की वैल्यू क्या Yes. मिलेगी? Is it? यस Yes. What is D by U? D by U is a magnifying मैग्नीफाइंग power। पावर Power. So another formula for magnifying power क्या है? Another formula. Its formula is D by V plus प्लस D डी by बाय F। D by F. समझा? ये सब लिख लो, जो पता है वो लिखो। Make this new formula D by V plus D by F। बनाओ ये formula।
make this formula. Understood this point? Yes. Yes. So just 1 minute मैं कंटिन्यू करता हूँ, just last 1 minute. तो d by u which is magnifying power, उसकी एक और फॉर्मूला आ गई, d by v plus d by f. So I hope everybody got this. ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं. Okay, सबने ये फॉर्मूला लिख दिया. Yes. Yes. हाँ, ठीक है. इसके बाद देखो ये ऑलमोस्ट खत्म होने पे है, बस एक छोटा सा पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ. इसके बाद हम लोग लेंगे स्पेशल केसेस. स्पेशल केसेस मतलब कुछ ऐसा स्पेशल केस लूंगा जिसमें हमको एमपी फाइंड करेंगे स्पेशल केस में. इसमें हमारे 2 केसेस आने वाले हैं, केस 1 एंड केस 2. तो पहले आज केस 1 खाली मैं बता देता हूँ, केस 2 आराम से कल बताऊंगा. केस 1 क्या है? देखो ये हमारी आईज जो है ना, हमारे आईज को सीधा इमेज दिखती है. अवर आईज आर एबल टू सी द इमेज. हमारे आईज को मतलब हमारे आईज को ऐसा लगता है कि यहाँ पे मतलब यहाँ पर असली चीज है. उसको ए बी दिखता ही नहीं है, उसको सीधा ए डैश बी डैश दिखता है. ठीक है, तो बात हो ये जो ए डैश बी डैश है ना, वो आपकी आईज को दिखता है. अब जो ये ए डैश बी डैश है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक ए डैश बी डैश एग्जिस्ट कर सकता है. ए डैश बी डैश जो है ना, दैट इज इमेज, वो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हो सकती है इमेज. अगर इमेज 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, कहाँ से? आपकी लेंस से, ऑलमोस्ट लेंस से सपोज 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है तो दिखेगी. अगर इमेज जो है वो 25 सेंटीमीटर से और आगे आ गई तो इमेज भी ब्लर दिखेगी. मतलब इमेज हैज टू बी एटलीस्ट एट 25 सेंटीमीटर. और इमेज और कहाँ पे हो सकती है? इमेज कैन बी हियर आल्सो, इन्फिनिटी पे भी हो सकती है. Yes. अगर इमेज 25 सेंटीमीटर पे है तो भी दिखेगी, इन्फिनिटी पे है तो भी दिखेगी, और इन्फिनिटी और 25 सेंटीमीटर के बीच में है तो भी दिखेगी. लेकिन 25 के आगे आएगी तो नहीं दिखेगी. सर इन्फिनिटी पे इमेज कैसे दिखेगी? क्या बोल रहे हो? इमेज इन्फिनिटी पे कैसे दिखेगी? अरे इन्फिनिटी पे दिखेगी मतलब आपको लगेगा कि ये रेज इन्फिनिटी से आ रहे हैं. एक Yes, काम करो, कल डिस्कस yes. कर लूंगा, आज के टाइम इतना नहीं Yes. रहेगा. ठीक है, आज मैं खाली आइडिया दे देता हूँ खाली क्या करने वाले हैं. कल हम क्या करेंगे कि जो इमेज है ना वो 25 सेंटीमीटर पे हो सकती है और इन्फिनिटी पे हो सकती है. दीज आर द 2 एक्सट्रीम वैल्यूज एट विच इमेज कैन बी देयर. तो जब इमेज 25 पे है और इमेज इन्फिनिटी पे है, इन दीज 2 केसेस एमपी कितना कितना आएगा हम लोग वो निकालेंगे. आज टाइम नहीं है, कल कर लेंगे. जान दो, केस 1 भी मैं नहीं कर रहा हूँ, कल ही आराम से करेंगे. बट यहाँ तक आप लोग प्लीज क्लियर करके लो, d by v plus d by f तक. इज इट Yes. वेरी क्लियर टिल दिस? Yes. Yes. Yes.